टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जीके सेक्शन की 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज हम 4th क्लास में एचपी जीके के 4th चैप्टर हिमाचल प्रदेश की नदियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। इस जो ये टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका हर बार टेट में श्योर गारंटी के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना एक नदियों से जो क्वेश्चन है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक रिवाइज कर लेना है, नोट्स आपको इस टॉपिक के बना लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जिनमें हमने हिमाचल प्रदेश के परिचय में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों से रिलेटेड पॉइंट बताया था कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है। कौन कौन सी 5 नदियाँ? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और यमुना नदी, 5 नदियाँ। जिसमें हमने ये देख लिया था कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है तथा यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और जो चिनाब नदी है वो जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब नदी है। तो अभी हम जो ये 5 नदियाँ हैं, इससे रिलेटेड कुछ जो वैदिक नाम और संस्कृत नाम कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं अक्सर, और हम साथ ही साथ एक टेबल में इन नदियों की लंबाई याद कर लेंगे। तो सबसे पहले नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, और संस्कृत जो नाम है वो है शतुद्रु। तो एस से दोनों नाम हैं, शतुद्री और शतुद्रु। यहीं पे आपको ये नाम याद रख लेने हैं। ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, और जो संस्कृत नाम है विपाशा। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? विपाशा है। तो BBA, बी फॉर ब्यास, बी फॉर विपाशा एंड ए फॉर अर्जिकिया। इस तरीके से आप ट्रिक की मदद से इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषणी, और संस्कृत नाम है इरावती। RIP, R मीन्स रावी, I मीन्स इरावती एंड P मीन्स पुरुषणी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रावी का वैदिक नाम पुरुषणी, संस्कृत नाम इरावती। चिन्नाब का वैदिक नाम है असिकनी, और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और यमुना का जो वैदिक नाम है कालिंदी है, क्योंकि ये कलिंद पर्वत से निकलते हैं। अभी हम उद्गम स्थान देखेंगे जब यमुना का, तो वो कलिंद पर्वत उत्तराखंड में है, वो देखेंगे। तो इसीलिए इसका वैदिक जो नाम है वो कालिंदी है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में इन नदियों की लंबाई देखते हैं। सतलुज की हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। सबसे लंबी जो नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है वो सतलुज नदी ही है, 320 किलोमीटर आपको याद रखना है। ब्यास नदी 256 किलोमीटर, रावी नदी 158 किलोमीटर, चिनाब नदी 122 किलोमीटर, और यमुना नदी सबसे छोटी नदी 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो ये लंबाई भी आपको याद रखनी है। इसके साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। और जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब नदी है। ये पॉइंट हमने अभी तक पढ़े। इसके बाद अब हम इन नदियों के उद्गम स्थान से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उद्गम स्थान कौन से हैं। सतलुज नदी का उद्गम जो स्थान है वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील में भी 2 झीलें हैं, राक्षसताल झील। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको राक्षसताल झील याद रखनी है। ये जो मानसरोवर झील है ये चीन में है, तिब्बत में। ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील। ब्यास नदी का उद्गम स्थान, जो ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा है कुल्लू में। थर्ड है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम जो स्थान है, उद्गम स्थान होता है जहाँ से ये नदी निकलती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है उद्गम स्थान। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो बड़ा बंगाल है, कांगड़ा में बड़ा बंगाल पड़ता है। हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश की पर्वत जो श्रृंखला हमने पढ़ी थी, उसमें भी हमने बड़ा बंगाल रोहतांग दर्रा के बारे में पढ़ा था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ब्यास का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा, रावी का उद्गम स्थान बड़ा बंगाल है। उसके बाद 4th नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान है वो लाहौल स्पीति के तांडी में है। ये लाहौल स्पीति में स्थान है जहाँ पर चंद्रा तथा भागा नदी, दो नदियाँ हैं, चंद्रा नदी, भागा नदी। वो 2 नदियाँ तांडी स्थान में मिलती है, और वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो तांडी जो है वो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है। कई बार ऑप्शन में बारालाचा दर्रा भी आ जाता है। बारालाचा दर्रा भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। कई बार कहा जाता है कि चिनाब का जो उद्गम स्थान है वो बारालाचा दर्रा से होता है। ये भी आपको पॉइंट दर्रे से याद रखना है। यमुना नदी। यमुना नदी मैंने आपको बताया था कि जो यमुना नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट उद्गम स्थान जो है वो कलिंद पर्वत है, यमुनोत्री है। कलिंद पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है कलिंद पर्वत। तो इसीलिए यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। तो आपको सभी जो नदियां हैं, सतलुज नदी का मानसरोवर, ब्यास का रोहतांग दर्रा, रावी का बड़ा बंगाल, चिनाब का तांडी या फिर बारालाचा दर्रा, और यमुना का कलिंद पर्वत, यमुनोत्री। तो ये सारे उद्गम पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे कंसेप्ट यही रहने वाला है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है।
ऐसी कौन सी नदी हमने पढ़ी जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? चाइना में है, तिब्बत में है, मानसरोवर झील में। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल की ऐसी 2 नदियाँ कौन सी है जिसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो 2 नदियाँ हमने ऐसी कौन सी पढ़ी? एक तो सतलुज पढ़ी जिसका उद्गम स्थान मानसरोवर है, और दूसरी नदी है यमुना जिसका उद्गम स्थान उत्तराखंड है, कलिंद पर्वत। और 3 नदियाँ ऐसी है, ब्यास, रावी और चिनाब, जिनके उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में ही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्वेश्चन से याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश की नदियों में 5 नदियाँ पढ़ी जिनके हमने वैदिक नाम, संस्कृत नाम और इनकी लंबाई जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है, और साथ ही सामने हमने उद्गम स्थान इन नदियों के पढ़ लिए। कई बार क्वेश्चन यहीं से आज जाता है, सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन डिटेल में आएगा तो हमें डिटेल में एक एक नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम सतलुज, रावी और चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम ब्यास और यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज सतलुज नदी से। सतलुज नदी का मैंने आपको वैदिक नाम बता दिया था शतुद्री, और संस्कृत नाम शतुद्रु। एस से आपको ये दोनों नाम याद रह जाएंगे। उसके बाद कुछ अन्य नाम भी है सतलुज नदी के, जैसे हेमवती, पीली नदी, लाल नदी, ये नाम है सतलुज के। कुछ यूनानियों के द्वारा नाम दिए गए हैं सतलुज नदी के, ग्रीक्स नेम। कौन कौन से हैं? हेसिद्रस, जाराद्रस, हुफ्सिस। तो ये भी आपको कई बार याद रखने हैं, हेसिद्रस, जाराद्रस और हुफ्सिस। तिब्बत में सतलुज का क्या नाम है? तिब्बत में सतलुज को लोंगछेंग खंबाया, जुंगती, मुक्संग जैसे नाम तिब्बत में सतलुज नदी के हैं। और किन्नौर में सतलुज को समोद्रड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समोद्रड। इसकी लंबाई भी हम पढ़ चुके हैं, 320 किलोमीटर है, और जो टोटल 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी भी किसी ना किसी की सहायक होगी, यानी कि सतलुज नदी भी किसी ना किसी नदी में मिलती होगी। तो सतलुज नदी जो है वो सिंधु नदी में आके जाके मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। और जो जल संग्रहण क्षेत्र सतलुज का है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। जल संग्रहण के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी सतलुज नदी है। लेकिन जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी जो नदी है वो चिन्नाब नदी हमने पढ़ी है। उसके बाद उद्गम स्थान हम जान चुके हैं, मानसरोवर झील, राकसताल झील तिब्बत में है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सतलुज नदी को तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे मिलता है? कि सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय बाणासुर नाम का एक व्यक्ति है, उसे जो है वो श्रेय मिलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली नदी जो सतलुज नदी है, वो हिमाचल प्रदेश, जब आप मैप देखेंगे वो 6 जिलों से जो सतलुज नदी है वो बहती है, और बीचों बीच जो है हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि ऐसी नदी का नाम बताओ जो हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो वो है सतलुज नदी। और सतलुज नदी का जो है वो हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो सतलुज नदी के ऊपर बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सतलुज नदी 6 जिलों से बहती है। कितने जिलों से? 6 जिले। कौन कौन से? सबसे पहले हम सतलुज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील हमने पढ़ा है, मानसरोवर झील से सतलुज नदी निकली। उसके बाद आपको इस टॉपिक को समझने से पहले हिमाचल प्रदेश का मैप आप अपने पास खोलना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले चाइना देखना पड़ेगा। चाइना के मानसरोवर झील से जो है वो सतलुज नदी निकलती है। उसके बाद कौन से जिले में एंट्री करती है? किन्नौर जिले में एंट्री करती है। किन्नौर जिले में कौन से स्थान से एंट्री करती है? शिपकिला स्थान से, या फिर शिपकी दर्रावी कई बुक्स में लिखा होता है। तो किन्नौर में शिपकिला नामक स्थान में एंट्री करती है। दूसरा कौन सा जिला है? उसके बाद किन्नौर में बहती है, उसके बाद वो शिमला में एंट्री लेती है। शिमला में एंट्री कौन से स्थान से लेती है? तो वो है छोहरा या फिर बड़ाहल, कई बार लिखा होता है। छोहरा और बड़ाहल में से एंट्री लेती है। उसके बाद शिमला के बाद कुल्लू में जाती है। कुल्लू की बाउंड्री से टच करती है सतलुज नदी। उसके बाद मंडी में प्रवेश करती है। मंडी के कौन से स्थान से सतलुज नदी प्रवेश करती है? तो वो फिरनू गांव से हिमाचल जो है वो मंडी में प्रवेश करती है। मंडी को छोड़ती है और सोलन की बाउंड्री के साथ चलती है। उसके बाद सोलन के बाद बिलासपुर की तरफ जाती है। बिलासपुर में कौन से स्थान से एंट्री करती है? कसोल स्थान से एंट्री करती है। और बिलासपुर को छोड़कर जो है वो पंजाब में चली जाती है, नेला गांव से। तो ये स्थान कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सतलुज नदी मंडी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वो है फिरनू गांव से प्रवेश करती है। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, जो मैंने एक मैप मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। ये देखिए, ये एक तरीके से हिमाचल प्रदेश का मैप है, जिसमें ये चाइना है, ये किन्नौर जिला है, ये शिमला है, ये कुल्लू है, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर। तो ये इस तरीके से कुछ मैप दिखता है हिमाचल प्रदेश का। तो जो सतलुज नदी है वो सबसे पहले मानसरोवर झील चाइना से निकलती है और किन्नौर में प्रवेश करती है। किन्नौर में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है? शिपकिला में एंट्री करती है। उसके बाद किन्नौर से शिमला की ओर जाती है। कौन से स्थान से? छोहरा स्थान से। उसके बाद शिमला के बाद कुल्लू के बॉर्डर के साथ चलती है और मंडी में फिरनू गाँव से ये प्रवेश करती है। उसके बाद सोलन के बॉर्डर से चलती है और बिलासपुर में कसौल से ये एंट्री लेती है और पंजाब की तरफ बिलासपुर को छोड़ के जाती है और नेला गांव से पंजाब
की ओर जाती है। तो ये कुछ आपको रोड मैप जो है वो बिलासपुर जो है वो सतलुज नदी का याद रखना है कि कौन कौन से जिलों से जाती है और कौन से स्थान से एंट्री लेती है और कौन से स्थान से एग्जिट करती है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सतलुज 6 जिलों में किस किस तरीके से बहती है। अब कुछ हिमाचल प्रदेश में जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ जो है वो सतलुज में मिलती होगी। तो कुछ सहायक नदियाँ हैं सतलुज की, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले किन्नौर जिले में सतलुज नदी जाती है। तो किन्नौर जिले में जो है वो आपको 2 नदियाँ सतलुज की सहायक याद रखनी है, एक है स्पीति नदी, एक है बसपा नदी। सबसे पहले स्पीति नदी की बात करते हैं। स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रे से निकलती है। लाहौल स्पीति किन्नौर से ऊपर है, कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी आती है और किन्नौर के नामग्या खाप जगह में मिल जाती है सतलुज में। कौन सा स्थान? नामग्या में सतलुज में मिल जाती है। अभी ही जूनियर ऑडिटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि स्पीति नदी कौन से स्थान में सतलुज में मिल जाती है, तो नामग्या स्थान है, किन्नौर में ये स्थान है, यहाँ पर सतलुज नदी में मिल जाती है। कुछ स्पीति नदी की भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, तेगपो, काब्जियम, योलांग, और सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति नदी ही है। ये पॉइंट आपको स्पीति नदी से याद रखने हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सतलुज की वो है बसपा नदी। बसपा नदी भी किन्नौर में है। बसपा नदी जो है वो नेला दर्रा, एक नेला दर्रा है किन्नौर में ही, या फिर बसपा गांव है, बसपा पहाड़ी है, वो किन्नौर में ही है, वहाँ से बसपा नदी आती है और कड़छम में जो है वो सतलुज में मिल जाती है। तो ये 2 नदी आपको किन्नौर में सतलुज की सहायक याद रखनी है। उसके बाद किन्नौर को छोड़कर शिमला में जाती है सतलुज नदी। तो शिमला में हम सतलुज की सहायक नदियाँ पढ़ते हैं, एक है नोगली खड्ड, एक है घनवी। नोगली खड्ड जो है वो सतलुज में रामपुर शिमला में है, रामपुर में सतलुज में मिल जाता है नोगली खड्ड। उसके बाद कुल्लू में जो है वो कुल्लू के साथ भी सतलुज नदी बॉर्डर के साथ चलती है। तो कुल्लू से 3 खड्ड आते हैं जो सतलुज में मिलते हैं। कौन कौन से खड्ड? एक है आनी खड्ड, एक है जीभी खड्ड, एक है कुरपन खड्ड। उसके बाद कुल्लू के बाद मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है। मंडी में सतलुज की सहायक नदियां हैं इमला बिमला, भागमती और एक सियून। और सोलन के बॉर्डर के साथ भी सतलुज नदी चलती है। तो अली खड्ड, गंभर खड्ड, ददेर खड्ड और घग्गर नदी जो है वो सोलन में सतलुज की सहायक है। अली खड्ड के बारे में जानते हैं। अली खड्ड जो है वो अर्की के मांगू गांव से निकलता है, यानी कि उद्गम स्थान है, और बैरी घाट में सतलुज में मिल जाता है। बैरी घाट बिलासपुर में है। और जो गंभर खड्ड है, गंभर खड्ड तारा देवी शिमला से निकलता है और दगरान प्लेस पे बिलासपुर में सतलुज में मिल जाता है। तो ये सोलन में सतलुज के सहायक खड्ड है। उसके बाद बिलासपुर में एंट्री लेती है कसोल से, और बिलासपुर में सतलुज के जो सहायक खड्ड है वो सीर खड्ड है। ये सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड है। हमने सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति नदी पढ़ी, और सबसे बड़ा सहायक खड्ड जो है वो सीर खड्ड है। जो सीर खड्ड है ये मंडी से उसका उद्गम स्थान होता है, और सेरी जो है वो बिलासपुर में एक प्लेस है, वहाँ पर सतलुज में मिल जाता है। इस सीर खड्ड के भी कुछ सहायक खड्ड है, जैसे मुंडकर खड्ड, शुक्कर खड्ड, सरियाली खड्ड। तो ये कुछ सहायक खड्ड हैं, सहायक नदियां हैं सतलुज की अलग अलग जिलों में। ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अली खड्ड किस नदी का सहायक खड्ड है, कौन से जिले में है। तो ये सभी पॉइंट आपको सतलुज से रिलेटेड याद रखने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने सतलुज नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सतलुज नदी का वैदिक नाम, संस्कृत नाम पढ़ा, अन्य नाम पढ़े, और हमने लंबाई सतलुज नदी की पढ़ ली थी। उद्गम स्थान के बारे में हमने पढ़ा, और कुछ हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी कितने जिलों से बहती है, कौन से स्थान से एंट्री करती है, कौन से स्थान से एग्जिट करती है। और हमने कुछ सतलुज नदी की सहायक नदियां पढ़ी, जिसमें स्पीति नदी सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, और सीर खड्ड सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड था। और भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, कुछ खड्ड है। ये आपको एक एक खड्ड आपको नदियां याद होनी चाहिए एटलीस्ट, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। ये आपको कोई भी नदी जो और सहायक खड्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो इतना ही था सतलुज नदी का। एक और पॉइंट आप सतलुज नदी से बारे में याद कर लेंगे कि कुछ ट्रैवलर आए हैं जिन्होंने सतलुज नदी का वर्णन किया है। कौन कौन से ट्रैवलर हैं? एक है विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में सतलुज नदी को विजिट किया था। बर्बन चार्ल्स ह्यूगिल ने 1835 में सतलुज नदी का वर्णन किया, और जीटी विग्ने ने 1838-39 के आसपास सतलुज नदी का विजिट किया था। सतलुज नदी के तट पर कुछ नगर भी बसे हुए हैं, यानी कि सतलुज नदी जो है वो उसके जो तट है उस पर कुछ नगर बसे हुए हैं। कौन कौन से नगर हैं? नामगिया है। नामगिया में क्या हमने पढ़ा है? स्पीति नदी सतलुज में मिल जाती है, तो नामगिया प्लेस आपको याद रखना है। एक है कल्पा प्लेस कहाँ पर है? किन्नौर में है। रामपुर में नोगली खड्ड मिलता था, ये हमने पढ़ा भी। रामपुर भी कहाँ पर है? सतलुज के तट पर है। एक है तत्तापानी में क्या है? गर्म पानी का चश्मा है। सुन्नी भी कहाँ पर है? सतलुज के तट पर है। और बिलासपुर जो शहर है वो भी सतलुज के तट पर स्थित है। तो इतने ही पॉइंट्स है सतलुज नदी से रिलेटेड जो आपको याद रखने पड़ेंगे एटलीस्ट। अब हम नेक्स्ट रिवर रावी नदी के बारे में जान लेते हैं। रावी नदी का हमने वैदिक नाम पढ़ा पुरुषणी, और संस्कृत नाम इरावती। RIP से आप इसे याद रख सकते हैं। R फॉर रावी, I फॉर इरावती, P फॉर पुरुषणी, RIP। उसके बाद लंबाई जो है वो रावी नदी की 158 किलोमीटर है। तीसरी लंबी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। दूसरी कौन सी है? ब्यास। उसके बाद कुछ उद्गम स्थान रावी नदी का बड़ा बंगाल है। बड़ा बंगाल कहाँ पर है? कांगड़ा में है।
जो रावी नदी है वो पीर पंजाल और धौलाधार को अलग करती है। हमने हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था कि जो रावी नदी है वो पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप उसे भी जरूर देख लें, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होने वाली है। उसके बाद रावी नदी कितने जिलों से बहती है? रावी नदी सिर्फ 2 जिलों से बहती है। अभी हमने सतलुज नदी कितने जिलों से पढ़ी? सतलुज नदी हमने 6 जिलों से पढ़ी। अब रावी नदी हम 2 जिलों से बहती है। कौन कौन से जिलों से? सबसे पहले रावी नदी का उद्गम स्थान बड़ा बंगाल कांगड़ा से हुआ, तो पहला जिला तो कांगड़ा हो गया, दूसरा जिला जो है वो चंबा हो गया। चंबा से ये जो रावी नदी है ये जम्मू कश्मीर की ओर जाती है। तो कौन कौन से स्थान से एंट्री लेती है? सबसे पहले बड़ा बंगाल से उद्गम होता है, उसके बाद चंबा में जाती है। चंबा में कौन से स्थान से जाती है? चंबा में एक बलोज स्थान है, वहां से एंट्री लेती है। कई बुक में होली प्लेस भी लिखा हुआ है, बलोज या फिर होली प्लेस में चंबा से एंट्री लेती है रावी नदी। उसके बाद चंबा के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है। कौन से स्थान से जाती है? खैरी एक स्थान है चंबा में, वहां से जम्मू कश्मीर की ओर जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़े। उसके बाद अब हम कुछ रावी नदी की सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। रावी नदी की सबसे पहले कांगड़ा में 2 सहायक नदियां हैं, एक है भांदल नदी, एक है तंतागिरी नदी। एक पॉइंट है कि भांदल नदी और तंतागिरी नदी जब मिलती है तो भांदल और तंतागिरी के मिलने से ही जो है वो रावी नदी का निर्माण होता है। ये भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। तो भांदल और तंतागिरी किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है। कौन से जिले में? कांगड़ा में। उसके बाद कांगड़ा के बाद रावी नदी चंबा में जाती है, तो चंबा में कुछ सहायक नदियां होगी रावी की। कौन कौन सी है? वो है बुद्धहिल। बुद्धहिल एक सहायक नदी है। बुद्धहिल या फिर बुढ़हल भी कई बुक्स में लिखा होता है। बुद्धहिल कहाँ से निकलती है? बुद्धहिल जो निकलती है 2 खड्ड है, एक है मणिमहेश खड्ड, एक है कुगती खड्ड। चंबा में ये 2 खड्ड है, ये मिलते हैं और बुद्धहिल नदी का निर्माण करते हैं। और जो बुद्धहिल नदी है वो खड़ामुख एक प्लेस है, वहां पर रावी नदी से मिल जाती है। इस तरीके से ये 2 खड्ड है, ये है मणिमहेश खड्ड, ये है कुगती खड्ड। ये 2 मिले और इन्होंने किस नदी का निर्माण किया? बुढ़हिल या फिर बुद्धहिल नदी का निर्माण किया। बुद्धहिल जो है वो खड़ामुख एक प्लेस है, वहां पर रावी नदी से मिल जाती है। इस तरीके से कुछ मैप है बुद्धहिल नदी का, तो बुद्धहिल नदी आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और नदियां हैं, चन्नेड़ नदी और तुंडाह नदी। ये सहायक नदी है रावी की। ये कलसुई एक चंबा में प्लेस है, वहां पर रावी नदी में मिल जाती है। एक है साल नदी, एक है सिउल नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिउल नदी जो है वो सिउल नदी जो है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? सिउल नदी। सिउल नदी की एक सहायक नदी भी है, वो है बैरा नदी। बैरा नदी कहाँ से निकलती है? चुराह से। तो हमने और भी कुछ खड्ड है जो रावी के सहायक है, जैसे ओबड़ी खड्ड और मंगला खड्ड। तो हमने क्या क्या रावी की सहायक पढ़ी? एक तो हमने पीछे बुद्धहिल नदी पढ़ी, चन्नेड़ नदी पढ़ी, तुंडाह पढ़ी, साल और सिउल। सिउल नदी रावी की सबसे बड़ी सहायक है और सिउल की एक सहायक नदी भी है बैरा, जिसका उद्गम स्थान चुराह में है। ओबड़ी खड्ड, मंगला खड्ड भी आपको याद रखना है। रावी जो है वो जम्मू कश्मीर में जाती है और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की ओर जाती है। और पाकिस्तान में ये जो रावी नदी है ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये कुछ अलग टॉपिक बन जाता है, जिसमें हमने ये नदी तंत्र जो है वो टॉपिक बन जाता है। इसे हम अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम रावी नदी के बारे में जान रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में क्या जो है वो इसका महत्व है। तो इतना ही था रावी नदी का। अब हम नेक्स्ट नदी जो चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चिनाब नदी का वैदिक नाम हमने पढ़ा है असिकनी। वैदिक नाम जो है वो यानी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में चिनाब नदी का अलग अलग नाम है। ऋग्वेद में चिनाब नदी का नाम असिकनी है और अथर्ववेद में चिनाब नदी का नाम कृष्णा है। और संस्कृत नाम जो चिनाब नदी का है वो चंद्रभागा है। इसके बाद अब हम चिनाब नदी की लंबाई 122 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की लंबाई है। इसके बाद जो चिनाब नदी है, यहाँ पर रावी नदी गलती से लिखा गया है। चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के आधार पर, ये पॉइंट हमें पता है। उसके बाद हमने उद्गम स्थान भी चिनाब नदी का पढ़ लिया है। कहाँ पर पढ़ा है? बारालाचा दर्रा या फिर तांडी स्थान में जो है वो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है। बारालाचा दर्रा कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति जिले में है। तो उद्गम स्थान का क्या है चिनाब नदी का? 2 नदियाँ हैं, एक है चंद्रा नदी, एक है भागा नदी। फॉर एग्जाम्पल ये चंद्रा नदी है, ये भागा नदी है। ये 2 नदियाँ हैं, ये एक स्थान तांडी में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये तांडी प्लेस है, तांडी में मिलती है और यहाँ से ये 2 नदियाँ एक नदी का निर्माण करती है, वो है चिनाब नदी। इसीलिए कहते हैं कि तांडी प्लेस से जो है वो चिनाब नदी का निर्माण होता है। जो चंद्रा नदी है ये चंद्रताल झील से निकलती है और जो ये भागा नदी है ये सूरजताल झील से निकलती है। तांडी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी है जो हमें याद होने चाहिए। तांडी में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि चंद्रा और भागा नदी मिलती है। दूसरा पॉइंट जो है वो गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पर समाधि ली थी तांडी स्थान में, और द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी तांडी में हुआ था। एग्जाम में कई बार आ जाता है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि चंद्रा नदी चंद्रताल झील से निकलती है और भागा नदी सूरजताल झील से निकलती है। सूरजताल जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और इंडिया की जो है वो 2nd हाईएस्ट लेक जो है वो सूरजताल झील है। तो हाईएस्ट कौन सी है वो भी जानते हैं, वो है तसो मुरारी झील जो है वो इंडिया की हाईएस्ट झील है। उसके बाद अब जानते हैं कि चिनाब नदी कितने जिलों से बहती है। चिनाब जो नदी है वो भी 2 जिलों से बहती है। कौन कौन से जिलों से?
एक तो है सबसे पहले चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकली, उसके बाद लाहौल स्पीति जो चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति से निकलती है। फर्स्ट जिला तो लाहौल स्पीति हो गया, उसके बाद लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा जिले में जाती है। चंबा जिले में कौन से स्थान से जाती है? भुरजिंद स्थान, वो आपको याद रखना है। तो 2 जिले हो गए, एक लाहौल स्पीति एक चंबा, और चंबा के बाद जो है वो J&K की तरफ जो है वो चिनाब नदी जाती है। और कौन से स्थान से जाती है? संसारी नाला आपको याद रखना है। तो ये प्लेस है, यहाँ से एंट्री और एग्जिट होता है चिनाब नदी का। अब कुछ चिनाब नदी की सहायक नदियाँ भी हैं, तो 2 जिलों में ये बहती है। सबसे पहले लाहौल स्पीति में हम चिनाब की सहायक नदियाँ देखते हैं। एक तो है भागा नदी, भागा नदी का उद्गम सूरजताल झील में हमने पढ़ लिया है, और ये तांडी में जाके चिनाब में मिल जाती है। और कौन से सहायक नदियाँ हैं? मियार नाला, मियार नाला जो है वो उदयपुर एक जगह है लाहौल स्पीति में, वहाँ पर जो है वो चिनाब नदी में मिल जाती है। एक है कालीछो, एक है छोबू, ये छोटे छोटे खड या फिर नदियाँ होगी जो उदयपुर लाहौल स्पीति में ये स्थान है, वहाँ पर चिनाब नदी में मिल जाते हैं। यहाँ पर त्रिलोकीनाथ मंदिर और मृकुला देवी मंदिर भी इन नदी के तट पर है, तो ये आपको याद रखने हैं। भागा नदी, मियार नाला, कालीछो और छोबू। उसके बाद लाहौल स्पीति के बाद चिनाब नदी चंबा में जाती है, तो चंबा में हमें चिनाब की सहायक नदियाँ याद रखनी है। कौन सी? एक है सेंचुतुआ नाला, एक है साच। तो ये है चिनाब की कुछ सहायक नदियाँ। तो हमने इस वीडियो में 3 नदियाँ कवर की हैं, एक सतलुज नदी, एक ब्यास नदी, एक चिनाब नदी। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो ब्यास और यमुना नदी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।